तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2023 का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हम इस नोटिफिकेशन में सारे की पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप तक यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आ गए हैं। तो सबसे पहले जब आप आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पीडीएफ ओपन करते ही सबसे पहले इंडेक्स यानी कि कंटेंट जो है इस पूरे पीडीएफ में क्या है, कौन से पेज में है, कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, वो सब कुछ पता चल जाएगा और हम इसी अकॉर्डिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये तीन जो आपको है, ये तीन लिंक आपको दिए गए हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट, जो कि आपका मल्टीपर्पज यानी कि जो आपका आरआरबी क्लर्क है, उन सबको आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो या फिर दूसरे वेब जो आपको लिंक है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, यहाँ से करो या वहाँ से। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 21 तारीख तक। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे कि कौन कौन इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या आपके बैंक्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपके सारे के सारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो इस बार आपके एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस आरआरबी में। बहुत से बच्चे बोलेंगे जो ओडिशा से हैं कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ओडिशा ग्राम्य बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, भुवनेश्वर ओडिशा का, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो वहां पे एनआर लिखा आ रहा है। तो एनआर का मतलब ये नहीं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड, मतलब उसने अपना वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चांसेस आर देयर कि अगर थोड़ी देर बाद उसको लगेगा कि नहीं उसके इतने वैकेंसीज बन सकते हैं इस साल के लिए तो वो रिपोर्ट करेगा। बट ऐसा 100% नहीं है कि वो नॉट रिपोर्टेड है मतलब वो वैकेंसीज आएगा ही। बट जब तक जीरो नहीं होता तब तक नॉट रिपोर्टेड का मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि वो आगे आने वाले दिनों में आपके वैकेंसीज रिपोर्ट कर सकता है। ऐसे करके सारे बैंक्स आपने देख लिया अपने रीजन में जो आपके काम कर रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एजुकेशन के पास आएंगे, क्योंकि नेशनलिटी, सिटीजनशिप इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंडियन होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो एरिया है, एक है आपका असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ऑफिसर स्केल 1, तो ये 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे होने चाहिए, मतलब जो कि आपके 31/5/2005 के पहले पैदा हुए होंगे और 3/6/1993 के बाद पैदा हुए होंगे। और बोथ द डेट्स यहाँ पे इंक्लूसिव, मतलब इन दिनों में अगर आपने एग्जैक्टली अपना बर्थ लिया है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 18 से 28 साल तक का उम्र रखा गया है, जहां पे 2/6/1995 के बाद से 1/6/2005 से पहले वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इन टाइम के बीच में अपना मतलब बर्थ लिए हैं वही आपके एलिजिबल है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गया, ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट ये, और दोनों डेट्स इंक्लूसिव, मतलब अगर आप एग्जैक्टली 2/6/1995 को भी पैदा हुए तो भी आप एलिजिबल है। खत्म। सीधा आते हैं तो एज रिलैक्सेशन आप अपने कैटेगरी का देख सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट का इसी में ऐड कर दीजिए 5, जैसे कि 18 से 5 हो, आप अगर और ऐड कर दोगे तो आपका जो क्राइटेरिया है, सॉरी 18/5 नहीं, 18 से 28 तक का जो एज था 28 ईयर्स का, आप अगर उसमें 5 जोड़ दोगे तो 28/5 आप 33 ईयर्स के लिए भी एलिजिबल हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यानी कि जो आपका क्लरिकल है। और अगर मैं 30 में और 5 जोड़ दूं तो आप जो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ऑफिसर स्केल 1 है वहां के लिए एलिजिबल हो 35 ईयर्स के एज के साथ। तो आप अपना एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, 3 साल छूट मिला है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम धीरे धीरे नीचे गए तो हम इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पास जाएंगे जल्दी से ही। तो ये सारे के सारे चीजें हैं, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है और उस कंडीशन से गुजर रहा है तो उनके लिए खासकर डिसेबिलिटीज का ऊपर पूरा का पूरा चीज लिखा गया है, विजुअली इंपेयर्ड, ये सब कुछ। और हाँ, तो एक्स सर्विसमैन जो है वो एक्स सर्विसमैन आपके एलिजिबल होंगे केवल ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वो आपके एलिजिबल नहीं होंगे ऑफिसर स्केल के लिए। तो वो बाद में प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन एज ए ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल लेवल पे ही वो ज्वाइन अपना ले सकते हैं। आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल में आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब सिर्फ आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, कि जिस पर्टिकुलर आरआरबी आप दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो आपका लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज पे आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, वो भी रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए। जब मैं पीओ की बात कर रहा हूं तो पीओ में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, सेम चीज। फिर आपका
ये सब कुछ टेंशन मत लीजिएगा, नहीं ये ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर आपका जो है ये सब चीजें आप टेंशन मत लीजिएगा कि प्रेफरेंस उनको दिया है, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें है। आपको बस एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ भी नहीं। और सेम चीज जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसका रीजनल लैंग्वेज आपको जानना पड़ता है, और साथ ही साथ वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपके लिए सिर्फ एक डिग्री, सिर्फ आपको उस जगह का लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर आप स्केल 2 स्केल 3 के लिए देख सकते हो आगे आपके जो डिटेल्स है, मैंने सिर्फ स्केल 1 यानी कि प्योर क्लर्क के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दिया है। ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड एंड रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/6/2023। अब देखो आपका 21/6 लास्ट डे है पेपर को भरने का, उसी दिन या फिर उसी दिन से पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो। भले ही जो मार्कशीट है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो थोड़ा टाइम ले सके, लेकिन रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए इसी टाइम से पहले, तो ही आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब आईबीपीएस के नोटिफिकेशन आएंगे, आईबीपीएस पी, आईबीपीएस क्लर्क, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर, कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है 21/6 नहीं तो उससे पहले, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर मेरा सर्टिफिकेट इस डेट के बाद है लेकिन रिजल्ट उस टाइम पे निकल गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये गया। फिर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज टेस्ट, तो यहां पे बोला गया है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको जानना जरूरी है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी, और ये कैसे पता लगेगा कि हम प्रोफिशिएंट है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 कंसीडर्ड टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट के आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है, मैं दिखाऊंगा भी क्या लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में आप अगर अपने 8th स्टैंडर्ड या फिर 8th स्टैंडर्ड प्लस कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर किए होंगे तो वो एज ए प्रूफ कि आप प्रोफिशिएंट हो उस लैंग्वेज में काम करेगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मिस द एफर्ट्स, ये सब अगर है तो आपको 6, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है भी नहीं तो आप अंडरटेकिंग देके 6 महीने का समय भी ले सकते हो और 6 महीने के बाद आप उनको वो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, क्योंकि ये जो लोकल लैंग्वेज का एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 8 का होता है ये बाई एनुअली होता है, एक साल में 2 बार होता है। मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूं, तो एक साल में 2 बार होता है, मतलब 6-6 महीने में ये पेपर एक बार होता है। तो पेपर क्लियर होने के बाद भी आप 6 महीने का टाइम लेके इसको क्लियर कर सकते हो, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर ज्यादा नहीं होगा। बट कोशिश कीजिएगा अगर ये पहले से ही सॉर्टेड हो तो आपके लिए कॉन्फिडेंस ज्यादा बनता है, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री, इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपके लोन्स नहीं होने चाहिए, क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। फॉर्म का प्राइस अगर मैं बात करूं 175 आपके SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए और ₹850 आपके विद GST आपके अदर्स यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, और क्लरिकल के लिए भी सेम चीज है, आप लोग अगर यहां पे देख सकते हो। एग्जामिनेशन के सारे डिटेल्स मैंने 4 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं, सब कुछ के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या है, उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सारे वीडियोस, मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो उन 4 वीडियोस को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन 4 वीडियोस को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो वहां पे बना रखा है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो ये सब जाने के बाद आप देख पा रहे हो कि 40-40 मतलब एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आपका 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क, 45 मिनट्स का टाइम होता है आप लोगों के लिए। सेम चीज आपका ऑफिसर स्केल 1 का भी कंडीशन है वैसा जैसा आपका हमेशा से पेपर होता था। एक 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम को कैसे यूटिलाइज करना होता है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है। अगर मैं मेंस का पेपर देखूं तो मेंस में आपको पता है कि रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ले सकते हो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम। सो देयर इज नो चेंज इन एग्जामिनेशन पैटर्न एट ऑल, जो प्रीवियस ईयर से चला आ रहा है पैटर्न वही पैटर्न है, तो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। तो स्केल 1 में भी वही चीज है, स्केल 1 में भी आप देख सकते हो सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ऑब्लिक है, ये तो आप जब पेपर दोगे आपको ज्यादा डिटेल में आइडिया लग जाएगा, हम लोग तो उसके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे भी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और क्या है तो आपका ये है, आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज शायद नहीं, ये आपका टेस्ट जो है वो किस मीडियम में होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से दे रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु का ऑप्शन रहेगा। अगर आप उड़ीसा से दे रहे हैं तो आपके पास ओडिया का ऑप्शन नहीं है। भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, अगर आप उड़ीसा से दे रहे हो तो इंग्लिश, हिंदी और उसके साथ ओडिया का ऑप्शन रहेगा। तो पेपर आपके यहाँ पे इन तीनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, आपके रीजनल लैंग्वेज में भी मिलेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, बट मेरे ख्याल से बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप साल भर इंग्लिश नहीं तो हिंदी में ही टीचर्स लोगों से पढ़ते हो, तो आप उसी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे मेरे ख्याल से। तो चेंज लास्ट मोमेंट में शिफ्ट मत कीजिएगा।
तो ये गया आपके पास, तो ये आपके सारे के सारे चीजें और गए हैं। ये स्केल 2 और स्केल 3 के पेपर के बारे में उसने डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। गलत आप अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को जितने मार्क्स अलॉट किए गए उसके 0.25% यानी कि 25% 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। प्रिलिमिनरी में हर क्वेश्चन 1 मार्क होता है और यहाँ पे मेंस में भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क होता है, तो उस हिसाब से आप 1/4 मार्क यानी कि 0.25 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे रॉन्ग आंसर्स के। कट ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन का कंपटीशन किस लेवल पे है, आपके कंपटीटर्स कितने लोगों ने उस रेंज को पार किया है, ताकि वो जो नंबर वैकेंसीज को प्रॉपर्ली मीट किया जाए। तो कट ऑफ डेट टू डेट वेरी करता है, एग्जाम टू एग्जाम, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, तो उसके बारे में उसने डिटेल दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर, आप जिस स्टेट में अप्लाई करोगे उस स्टेट में जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मैं जो आपको है समराइज करके बता दे रहा हूं, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो आपके कंडक्ट नहीं किए गए थे, इसके बारे में अभी और कुछ नहीं। तो इंटरव्यू जो है वो सिर्फ आपका स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए है, क्लरिकल के लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। ये पॉइंट यहां पे पूरा लिखा गया है डिटेल में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास और क्या क्या चीजें हैं, और जो इंपॉर्टेंट है हम उसके पास जाएंगे। ये रिजर्व लिस्ट के बारे में है कि अगर आपका जो पेपर है वो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आ चुका है और बच्चे सिलेक्ट ऑलरेडी कर दिए गए हैं, लेकिन उस मार्जिन से थोड़े नीचे अगर कोई बच्चे आपके रहे हैं तो वो रिजर्व लिस्ट में रखे जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट ईयर या फिर वैकेंसी से पहले उनको अलॉट किया जाए। तो ये सब आपको आइडिया लग जाएगा, इसने बारे में अभी इतना डिटेल में जान के आपको कोई जरूरी नहीं है। और कुछ नहीं, हम अभी सीधा जाएंगे वैकेंसीज और सेशन को एंड करेंगे। सीधा हम चलते हैं वैकेंसीज। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। 1 से लेकर 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंडीशन है जिस हिसाब से आप पेपर भरोगे, ठीक है। अब मैं आपको सीधा वैकेंसीज के पास ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है आपको पेपर कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पेपर भरना तो आता ही होगा। बचपन में एक टाइम था जब हम साइबर कैफे जाके भर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा भयंकर चीजें आपको नहीं मांगता है एसएससी एग्जामिनेशन की तरह। बैंक एग्जाम हार्डली 10 मिनट्स लेगा पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। कॉल लेटर जो है वो एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा प्रिलिमिनरी, और प्रिलिमिनरी का कॉल लेटर जो है वो आपको एग्जामिनेशन के बाद वापस भी कर दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में उसको वापस आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, 1 से लेकर 26 तारीख तक आपका पेपर अप्लाई कर सकते हो, मतलब एग्जामिनेशन के लिए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो 10/7 को होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पेपर हो, यही लिखा गया, ये बोल्ड जो है वो उसी का ही होगा, कि क्योंकि कोविड के टाइम से ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा बंद हुआ है, तो ये होगा तो इन्हीं डेट्स में होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। फिर आपका जुलाई और अगस्त के महीने में आरआरबी पीओ और क्लर्क का एडमिट कार्ड जो सारे कैटेगरीज के लिए, जनरल वगैरह सबके लिए आ जाएगा, और अगस्त महीने में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है, और जो आपका रिजल्ट है प्रिलिमिनरी का वो सितंबर तक आ जाएगा, और उसी सितंबर में ही आपका सिंगल जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कर दिया जाएगा सितंबर। तो अगस्त और सितंबर 2 डेट्स है आपके सामने मैंने रख दिया। फिर रिजल्ट जो आपका मेंस का है वो आ जाएगा अक्टूबर 2023, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, और जनवरी 2024 1 जनवरी में आपको आपका रिजल्ट पूरा का पूरा आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का मिल जाएगा फाइनल, ठीक है। और ये बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है बैंक का, आपका 1 तारीख में आपका जब कंफर्मेशन होता है तो आपको तुरंत ही जॉब मिल जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम आ चुके हैं वैकेंसीज के पास। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो मैं एक बार आपके सामने से हट जाता हूं, ठीक है। नहीं हट पाऊंगा क्या, चलो ये ऑप्शन, चलो हाँ मैं एक बार आपके सामने से हट जा रहा हूं ताकि आपको पूरा डिटेल चीजें दिखे। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ये आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज का है। तो यहाँ पे आप अपना स्टेट देख सकते हैं, वहां पे कितने कितने वैकेंसीज, जनरल वैकेंसीज खासकर नजर रखते रहिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ऐसे करते करते आप जब नीचे नीचे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओडिशा में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे टेंशन मत लेना, जो ओडिशा ग्राम्य बैंक का एनआर लिखा गया है ना, वो नॉट रिपोर्टेड है, मतलब अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं किया है, बट नियर फ्यूचर में वो रिपोर्ट कर सकता है, तो उस चीज का बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। उत्कल ग्रामीण बैंक का जो है वैकेंसीज वो आपके पास कुछ इस तरीके से इस नंबर्स में है। तो जनरल कैटेगरी में 165 एक अच्छा नंबर है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मतलब हर बार इसी नंबर्स के आसपास ही खेलता है, तो कम ज्यादा बहुत नहीं है, अच्छा नंबर्स है मेरे ख्याल से। हालांकि ऐसे जो नए होंगे, फ्रेशर होंगे, उनके लिए नंबर काफी कम लग रहा होगा, बट नंबर एक डिसेंट नंबर है आरआरबी क्लर्क में। जब आप इन आरआरबी क्लर्क के सारे नंबर्स ऐड करोगे तो लगभग 5500 प्लस टोटल आपको वैकेंसीज मिल जाएंगे हर स्टेट
स्टेट के हर ग्रामीण बैंक को ऐड करने के बाद। ये आपका ऑफिसर स्केल 1 का है। ऑफिसर स्केल 1 में आप अपना स्टेट देख लीजिए, अपने स्टेट में कौन कौन से रीजनल रूरल बैंक्स हैं और वो कितने जनरल वैकेंसीज निकाले हैं। यहाँ पे भी ओडिशा ग्राम्य बैंक ने एनआर किया है, उम्मीद रखो नॉट रिपोर्टेड, हो सकता है एग्जामिनेशन से पहले निकले। यहाँ पे नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, जैसे कि पीओ में जनरल कैटेगरी उत्कल ग्रामीण बैंक ने सिर्फ 15 वैकेंसीज दिया है। अब यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियस बात है, आप सभी लोग पहले देख लो, फिर मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन से आ जाऊं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिया है, तो अब मैं आपके सामने आ ही जाता हूं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल है कि सर 15 वैकेंसीज के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, उस सवाल का जवाब मैं आज नहीं दूंगा, थोड़े समय के बाद एक अलग से डिटेल वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा कि बाहर जाके देने से, भाई इधर तो देखो खाली 0 एनआर है, मतलब कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से तो हमारे पास थोड़ा अच्छा नंबर है नहीं, 15 नॉट है अच्छा नंबर, क्योंकि पिछले साल थोड़े ज्यादा 100+ तो होने ही चाहिए थे। चलो कोई नहीं, तो यही है मेरे ख्याल से, और डिटेल नोटिफिकेशन में और हमारे पास कुछ नहीं है। बाकी रीजनल लैंग्वेज का एक है, ये वाला छोटा सा चीज मैं आपको बता के सेशन को एंड करूंगा कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर है, अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हो तो ये जगह आपके हैं। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश में प्रिलिमिनरी का सेंटर आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये साइड में मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर मोस्ट प्रोबेबली आपके उन शहर के, उन स्टेट्स के कैपिटल शहर में होता है। तो जो आपने अप्लाई किया है जहां जहां, तो उसके कैपिटल स्टेट में आप मेंस एग्जामिनेशन देने जा सकते हो। लैंग्वेज ऊपर चला गया क्या, एक बार देख लेते हैं। ये तो सेंटर का हुआ, लैंग्वेज ऊपर चला गया क्या? नहीं, लैंग्वेज गया नहीं है। तो लैंग्वेज अगर आना है तो नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर गया होगा, देख लेंगे। तो ये गाइडलाइंस है, जो फोटो का साइज होना चाहिए वगैरह, डिस्क्रिप्शन जो आपका हैंड रिटन, ये वो सारे के सारे चीजें यहां से देख लीजिएगा। और यहां पे कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। रीजनल लैंग्वेज का होना चाहिए था एक जगह, कहीं ना कहीं लिखा जाना चाहिए था, अभी से सिर्फ फॉर्म है। तो रीजनल लैंग्वेज कहां पे होगा? शायद यहीं पे है क्या? हाँ, तो यहां पे आपके पास डिजायर्ड लिंक लोकल लैंग्वेज है कि अगर आप आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक विकास बैंक से अप्लाई कर रहे हो, जिसका प्रेजेंट हेड ऑफिस है वरंगल, स्टेट तेलंगाना, वहां के लिए आपको तेलुगु लैंग्वेज जानना जरूरी है। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ना, जो आपको 8th स्टैंडर्ड एवं पास करना भी बताया, वो तेलुगु होना चाहिए। सेम चीज अगर आप ओडिशा ग्राम्य बैंक पे अप्लाई करना चाहते हो तो वहां का रीजनल लैंग्वेज है ओडिया। सिमिलरली पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, तो वहां का है बंगाली। तो ये रीजनल लैंग्वेज का एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, ठीक है। तो बस यही कह के आज के सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूं। कुछ आपके जो डाउट्स है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, जैसे कि भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, मैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। और साथ ही साथ एक आइडिया आपको और दे देना चाहता हूं कि इसके साथ साथ हमारा अभी बैच स्टार्ट हो रहा है आरआरबी के लिए। पूरा नोटिफिकेशन के टाइम, एक परफेक्ट टाइम पे मैं आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं ऑलरेडी रीजनल रूरल बैंक्स पे काम कर चुका हूं, तो मैं आपको प्रॉपरली इस एग्जामिनेशन के लिए गाइड कर सकता हूं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं तो यहां पे आज एक बैच स्टार्ट हो रहा है, सक्षम कंप्लीट कोर्स फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन 2023। इस क्लास का टाइमिंग दोपहर 12 बजे रहेगा। एक कंप्लीट क्रैश कोर्स जहां पे पूरा का पूरा एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस बैच को एनरोल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जगरनॉट कोर्स जो है, जो मेंस आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करेगा, अरिथमेटिक टॉपिक वाइज परसेंटेज से लेकर प्रोबेबिलिटी, वो चलेगा इवनिंग 7 PM। तो आरआरबी की तैयारी अगर आप प्लस पे करना चाहते हो तो 12 बजे और 7 बजे मेरे प्लस के क्लासेस है। प्लस पे अगर आप आना चाहते हो तो अगर आपको डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप कोड लगा सकते हो CD लाइव। CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइव। इससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सारे ही एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ इसी चैनल करियर डिफाइनर पे भी जुड़े रहिएगा। यहां पे भी मैं आरआरबी पीओ क्लर्क का क्रैश कोर्स जल्द ही स्टार्ट करूंगा। अभी मैं बाहर हूं, इसीलिए ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है। जब मैं स्टूडियो एक्सेस कर पाऊंगा तो बोर्ड में आपके सारे क्लासेस प्रॉपर्ली लेंगे, इतना आप सभी से वादा है। बस 2-3 दिन का समय है, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया से गुजरेगा। ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया से कर सकते हो, बस थोड़ा समय लीजिएगा। हो चुका है, टाइम आ चुका है, अब से अपना बेस्ट देने का समय आ चुका है। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।